हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हमको देखनी है ज्योग्राफिकल लोकेशन उत्तराखंड की, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर देखना है, क्लाइमेट कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इरिगेशन, मेजर सिटीज़ देखने हैं, पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट देखना है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसा है, पावर रिसोर्स क्या है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। साथ ही साथ हमको कवर करनी है नेचुरल हजार्ड्स, क्योंकि उत्तराखंड जो है आप प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहता है, तो उनको कवर करना है। तो ये है हमारा सिलेबस उत्तराखंड का। आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन कवर करेंगे, साथ ही साथ फिजिकल डिवीजन देखेंगे जिससे हमें रिलीफ और स्ट्रक्चर समझ में आए, क्योंकि इन्हीं पे बाकी की क्लासेस डिपेंड होंगी। आपको अगर क्लाइमेट समझ में आ गया, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है, ये सब समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगे की क्लासेज आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन। इससे पहले वाली क्लास जो थी उत्तराखंड का ओवरव्यू, अगर आपने वो नहीं देखी तो जा कर के देख सकते हैं चैनल पे। तो उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, हालांकि इसमें भी देख लेते हैं। तो अगर हम लेटीट्यूड की बात करें तो उत्तराखंड का लेटीट्यूड जो है 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से ले करके 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। तो कभी कभी तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है इनका एक्सटेंट क्या है। तो सिंपल है, इसमें से इसको घटा दो तो आएगा हमारे पास लगभग 2 डिग्री 44 मिनट का लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है उत्तराखंड का। वहीं अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से 81 डिग्री 02 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। इसके भी अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें इस वाले की, तो वो कितना होगा, इसमें से इस वाले को घटा दो तो मिल जाएगा हमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो कि है 3 डिग्री 28 मिनट। मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है लेटीट्यूडनल एक्सटेंट से। तो ये चीज़ें याद रखनी है, अक्सर पूछ लेता है। तो ये है हमारा लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। बाकी चीज़ों की बात हमने पिछली क्लास में कर रखी है ओवरव्यू वाली में, कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन किससे सीमा टच होती है, कौन से प्रदेशों से सीमा टच होती है, इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, राजनीतिक सीमा क्या है, प्राकृतिक सीमा क्या है, कौन से सबसे एक्सट्रीम डिस्ट्रिक्ट हैं, अक्षांशीय देशांतर की बात हमने अभी कर ली। तो ये सब आप लोग कवर कर सकते हैं पिछली क्लास से। साथ ही साथ अगर लंबाई की बात करें तो 358 किलोमीटर है और चौड़ाई 320 किलोमीटर। तो इस तरह से एरिया जो है हमारा उत्तराखंड का 53,483 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगर हम बात करें भारत के एरिया की, टोटल एरिया का, इंडिया के टोटल एरिया का 1.69% है उत्तराखंड के पास। अगर रैंक वाइज बात करें तो 19th रैंक है इंडिया में एरिया वाइज उत्तराखंड की। तो ये याद रखने हैं आपको फैक्ट। साथ ही साथ उत्तराखंड एक हिली एरिया है, तो उसके पास लगभग 86.07% हिली एरिया है और प्लेन आता है लगभग 13.93%। ये फैक्ट पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के फिजिकल डिवीजन्स की। कौन कौन से फिजिकल डिवीज़न हैं, कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं प्रदेश को। तो सबसे पहले अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ से जाएंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार में आपको मिलेंगे गंगा का मैदान। तो पहला ज्योग्राफिकल फीचर फिजिकल डिवीज़न यही हो गया। उससे ऊपर पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा तराई क्षेत्र, दूसरा फिजिकल डिवीज़न। तराई के ऊपर मिलेगा आपको भाबर क्षेत्र, भाबर के ऊपर शिवालिक, शिवालिक के ऊपर मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, और उसके ऊपर बृहद हिमालय या महान हिमालय, और फिर मिलेगा आपको तिब्बत हिमालय या इसको ट्रांस हिमालय भी
बोला जाता है। तो कुल मिलाकर 7 फिजिकल फीचर आपको मिलेंगे। इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं इनकी लोकेशन पे। जैसे मैं पूछ लिया भाबर क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तराई के उत्तर में, शिवालिक के दक्षिण में, तो इनकी लोकेशन और क्रम से आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो थ्रस्ट होती हैं, फॉल्ट बनती हैं, जैसे कोई भी माउंटेन रेंज है उनके बीच में एक फॉल्ट होती है, तो उनके भी क्वेश्चन पूछता रहता है कि कहाँ पे कौन सी फॉल्ट है, या पूछ लेता है कि शिवालिक जो है मेन फ्रंटल थ्रस्ट के उत्तर में है, दक्षिण में है। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको याद रखने के लिए इस मैप को आपको क्लियरली विजुलाइज करना होगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो अगर हम मेन फ्रंटल थ्रस्ट की बात करें तो ये रहा हमारा भाबर क्षेत्र। भाबर के और शिवालिक के बीच में जो फॉल्ट है ये वाली, इसको बोला जाता है मेन फ्रंटल थ्रस्ट। मेन फ्रंटल थ्रस्ट। और ये शिवालिक और मध्य हिमालय, ये रहा शिवालिक, ये रहा मध्य हिमालय, इनके बीच में जो फॉल्ट है उसको बोला जाता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय के बीच में जो भी फॉल्ट है उसको बोला जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये आपको याद रखनी है, इनकी लोकेशन पे सवाल बनता है। जैसे लघु हिमालय के बारे में बोल दिया कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के दक्षिण में है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, पिछली बार भी पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसको आपको क्लियरली विजुलाइज करना है। तो हमने बात की कि टोटल उत्तराखंड में 7 फिजिकल डिवीजन हैं। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, शिवालिक, बाबर, तराई, गंगा का मैदान। तो अगर आपको ऑप्शन में 7 मिले तो 7 ही टिक करना है। कहीं कहीं आपको 8 भी मिलेगा ऑप्शन में, 7 होगा ही नहीं। तो 8 फिजिकल डिवीजन कैसे बनते हैं? कई लोग जो ये दून वैलीज पड़ती हैं शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पड़ने वाली चौरस घाटियों को दून वैली बोला जाता है। इसको भी एक अलग से फिजिकल डिवीजन कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरह कुल 8 फिजिकल डिवीजन हो जाते हैं। वैसे 7 ही हैं, ये कोई अलग से फिजिकल डिवीजन तो है नहीं। तो इसकी डिफिनीशन याद रखना है। दून वैली क्या होती है? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली चौरस घाटियों को दून घाटी बोला जाता है। जैसा कि हमने बात भी की थी, नीचे गंगा का मैदान हो गया, हरिद्वार में थोड़ा सा, ऊपर तराई और भावर, ये नॉन माउंटेन जोन में आते हैं। और शिवालिक से शुरुआत होती है माउंटेन जोन की या माउंटेनियस रीजन की। तो उसमें शिवालिक हो गया, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो ये आपको याद रखना है डिवीजन जो है। अब हम लोग एक एक की विशेषताएं देखते हैं कि क्या विशेषताएं हैं पर्टिकुलर फिजिकल डिवीजन में। सबसे पहले देखते हैं ट्रांस हिमालय। तो ऊपर से सबसे एक पतली सी पट्टी फैली हुई है इस रीजन में ट्रांस हिमालय की। तो इस क्षेत्र से निकलने वाली अधिकांश नदियां जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं? जो पहाड़ के बनने से पहले से ही फ्लो हो रही थी, उनको बोला जाता है पूर्ववर्ती नदियां। तो पहाड़ जैसे जैसे बनता है, ये नदियां काट के अपना रास्ता बनाती रहती हैं, तो इनको बोला जाता है पूर्ववर्ती नदियाँ। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 2500 से 3500 मीटर है, विड्थ है 20 से 30 किलोमीटर। तो बहुत पतली सी पट्टी ही है एक। इसको तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है या ट्रांस हिमालय। इसमें बहुत सारे मेजर पास मिलेंगे। जब हम लोग पास वाली क्लास देखेंगे, दर्रे जिनको बोलते हैं, तो तिब्बत से कनेक्ट करने के लिए यहाँ बहुत सारे पास मिलेंगे, जैसे लिपू लेक हो गया, नीति, माना, किंगरी वंगरी, सब ये इसी रीजन में मिलेंगे। तो वो हम लोग कवर करेंगे अलग से क्लास में, क्योंकि उन पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो साथ ही साथ अगर हम देखें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, तो ये ऊपर के ही जो डिस्ट्रिक्ट हैं बॉर्डर बनाते हैं तिब्बत के साथ या चाइना के साथ, वही जैसे उत्तरकाशी हो गया, चमोली और पिथौरागढ़, इन्हीं में फैली हुई है आपकी ट्रांस हिमालयन रेंज। जो ट्रांस हिमालय है उसकी मेजर जो रेंजेज हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जो उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय का एक्सटेंशन है वो इसी जास्कर का ही एक एक्सटेंशन है। जो ये देख रहे हैं बेल्ट, ये इसी जास्कर का ही एक्सटेंशन है। तो ये भी याद रखना, पूछ सकता है कभी। ग्रेट हिमालय की बात करें तो ये रहा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आपको ग्रेट हिमालय मिलेगा। और यहाँ पे हमने देखी थी एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT, तो उसके नॉर्थ में मिलेगा आपको ग्रेट हिमालय, पूरा फैला हुआ है इधर से इधर तक।
ये देखा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के उत्तर में महान हिमालय का विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई देखें तो लगभग 6000 मीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 30 से 50 किलोमीटर तक की है। उत्तराखंड की जब सर्वोच्च चोटियां हैं, जो महान चोटियां हैं, वो इसी रीजन में स्थित हैं, चाहे नंदा देवी हो, कामेत हो, त्रिशूल हो, बहुत सारी चोटियां हैं। उनको हम लोग अलग से क्लास में कवर करेंगे और देखेंगे कि क्यों एक ही जगह पे ये, जैसे नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, आसपास ही क्यों हैं सारी ऊंची चोटियाँ। तो ये सब हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में। साथ ही साथ इसको प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री कहा गया है, जिसे बर्फ़ का घर मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाइट है, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बमक मिलेंगे। बमक क्या होते हैं? ग्लेशियर, बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ मान सकते हैं आप, क्योंकि वो पिघलते हैं, उसी से उद्गम होता है पेरिनियल रिवर का, जो मतलब साल भर पानी देती रहती हैं। तो ऐसी रिवर का उद्गम होता है इन्हीं विशाल हिमनदों से, या इनको बमक भी बोला जाता है, ग्लेशियर भी बोल सकते हैं। तो ये इसी क्षेत्र में बहुत सारे बमक पाए जाते हैं। इसको भी हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, कौन सबसे बड़ा है, कौन किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। इस रीजन में आपको ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट की चट्टानें भी मिलेंगी, क्योंकि ये जो चट्टान है ये कायांतरित है, रूपांतरित है, या एक को मेटामार्फोज हो गई है। तो इसमें जीवाश्म पाए नहीं जाएंगे, क्योंकि मेटामार्फोज होती है, उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्मों के क्रम में अगर हम देखें तो महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय जिसे बोलते हैं, और मिडिल, इसमें आपको जीवाश्म नहीं मिलेंगे। जीवाश्म सिर्फ और सिर्फ आपको शिवालिक में ही मिलेंगे। तो ये क्लियरली आपको याद रखना है। तो अगर आपको मिनरल्स देखने हैं, ग्रेनाइट ढूंढना है, तो आप सिर्फ महान हिमालय में ही जाएंगे या फिर मिडिल हिमालय के रीजन में ढूंढेंगे, क्योंकि यही रूपांतरित मेटामार्फोज चट्टानें हैं। निचले डिस्ट्रिक्ट अगर दिए हैं तो आप क्लियरली उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यह अत्यंत ठंडा भाग है, क्योंकि बहुत सारे ग्लेशियर हैं, यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, तो इस वजह से बहुत ठंडा भी रहता है। 12,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। बहुत अधिक ठंडा होने के वेजिटेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उत्तराखंड में। इस 10 से 12,000 की ऊंचाई पर आपको घास एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। विश्व प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी है, तो वो भी इसी रीजन में स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल बोला जाता है, या प्यार भी बोला जाता है, क्योंकि अल्पाइन पास्चर एक टाइप का वेजिटेशन होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ छोटी छोटी घास होती है, तो वो जो है इसी रीजन में पाई जाती है। साथ ही साथ वो मिडिल हिमालय में भी पाई जाती है, हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ के कुछ भागों में सामान्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय कोड़धारी वनस्पति पाई जाती है। 10 से 12,000 10 से नीचे आएंगे तो वहाँ कुछ कोड़धारी वनस्पति पाई जाती है। अगर हम इसका एक्सटेंशन देखें तो ये रहा ग्रेट हिमालय, यहाँ से यहाँ तक। तो एक ये लाइन खींच लो आप, जो जो डिस्ट्रिक्ट इस पे आ रहे हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, बागेश्वर, पिथौरागढ़, तो इन्हीं में इसका एक्सटेंशन है ग्रेट हिमालय का। तो ये आपको याद रखने हैं डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की मुख्य जनजाति भोटिया है, जिनका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन और व्यापार करते हैं ये लोग। मिडिल हिमालय की बात करें तो ये रहा लघु या मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय। तो इसके एक साइड पे आपको मिलेगी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के साउथ में पड़ेगा, और इधर है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नॉर्थ में मिलेगा। तो चाहे ये ग्रेट हिमालय और शिवालिक की बात कर ले, तो आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस हिसाब से इसकी लोकेशन को आपको ध्यान रखना है। तो महान हिमालय एवं शिवालिक के मध्य का पर्वतीय प्रदेश, जिसकी राज्य में ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर है, चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर तक है। यहाँ कुछ पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, जैसे दोड़ागिरी है, रानी खेत है, बिनसर है, लाल तिब्बा है, दूधा तोली है, इनको हम लोग अलग से कवर करेंगे। देववन है, रीवा, मसूरी, मसूरी इसी में पड़ती है, पूछा जा चुका क्वेश्चन भी कि किस हिमालय में पड़ती है। मूसा का कोठा, सुरकंडा, चंद्रबदनी, महाभारत, धौलाधर, दूधा तोली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उत्तराखंड का पामीर भी बोलते हैं। साथ ही साथ जो उत्तराखंड की द्वितीय राजधानी है गैरसैंण, वो भी इसी रेंज में पड़ती है। यहाँ से 5 रिवर भी ओरिजिनेट होती हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे अलग से क्लास में।
साथ ही साथ लघु हिमालय की चट्टानें भी कायांतरित हैं, मेटामॉर्फोज्ड हैं, तो इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। लघु हिमालय में आंशिक हिमाच्छादन होता है, ग्रेट हिमालय पे ज़्यादा हिमाच्छादन रहता है, तो इसीलिए इसको हिमांचल या हिम का आंचल भी बोला जाता है। प्रसिद्ध शहरों की बात करें तो टिहरी हो गया, नैनीताल, लैंसडौन, चकराता, मसूरी, पौड़ी इसी रीजन में पाए जाते हैं। इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये शहर किस रीजन में पाए जाएंगे, किस फिजिकल डिवीजन में होंगे, मध्य हिमालय में होंगे या ग्रेट हिमालय में, तो ऐसे आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैंने बात की कि कई सारी यहाँ से रिवर भी ओरिजिनेट होती हैं, वो हम लोग ड्रेनेज सिस्टम में देखेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जैसे देवदार, साल, चीड़, बांज, ये सब इसी रीजन में पाए जाते हैं। साथ ही साथ मैंने बात की थी पिछले महान हिमालय और मध्य हिमालय दोनों में आपको मिलेंगे घास के मैदान, जिनको बुग्याल बोला जाता है गढ़वाल रीजन में, और कुमाऊं में बोला जाता है पयार। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। अलकनंदा की घाटी में चूआ, ज्वार और अल्मोड़ा मक्का के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में अल्मोड़ा में मक्का उगाया जाता है। जो अल्पाइन पास्चर होते हैं या जिनको बुग्याल बोला जाता है या कुमाऊं में प्यार बोला जाता है, यहाँ पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब गर्मियों का मौसम होता है तो पशुचारक जो होते हैं अपने जानवरों को ले जाके वहीं पे रहते हैं घर बना करके, और वहीं जानवरों को चराते हैं, तो इसीलिए पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो और साथ ही साथ यहाँ पे सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि भी की जाती है। वर्षा की बात करें तो 160 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। गर्मी में यहाँ का मौसम सुहावना होता है, तो इसीलिए पर्यटक भी आते हैं 18 से 20 डिग्री तक। बाकी हमने चोटियों की बात कर ली है। अगर हम वर्षा के बारे में बात करें तो मान लिया ये है उत्तराखंड, तो अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल घटता जाएगा। साथ ही साथ अगर ईस्ट से आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तब भी रेनफॉल जो है घटेगा। तो इस तरह आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन अगर हो। अगर इसका एक्सटेंशन देखें लेसर हिमालय का, तो यहाँ से ले करके कुछ ये रीजन जो है यहाँ तक फैला हुआ है। कुल मिला के 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून। तो इस तरह से कुल मिलाकर 9 डिस्ट्रिक्ट में मध्य हिमालय का एक्सटेंशन है, ये भी याद रखना है आपको। शिवालिक की बात करें तो शिवालिक लघु हिमालय या फिर मेन बाउंड्री थ्रस्ट के साउथ में पड़ेगा और मेन फ्रंटल थ्रस्ट के या फिर भाबर क्षेत्र के नॉर्थ में पड़ेगा। ये इस तरह से आपको लोकेशन याद रखनी है। फीचर क्या है? ये शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे दक्षिणी और नवीनतम श्रेणी है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पे याद रखना है आपको। हम अभी देखेंगे कि किस टाइम पे कौन सी हिमालय की श्रेणी बनी है, अभी देखते हैं। इसे वाह्य हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से माउंटेन रीजन की शुरुआत होती है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 700 से 1200 मीटर की औसत ऊंचाई है, 10 से 20 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। इस श्रेणी में जीवाश्म पाए जाते हैं, बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। प्राचीन काल में शिवालिक शिव की भौहें या मैनाक पर्वत भी कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। हमने बात की कि ईस्ट जैसे नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती जाएगी, तो ये सबसे साउथ में आ गए तो वर्षा की मात्रा अधिक होती है। अधिकांश पर्यटन स्थल भी इसी हिमालय भाग में स्थित हैं। अगर किसी रीजन में जीवाश्म पाए जाते हैं तो वहाँ पे चूना पत्थर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो इस रीजन में आपको चूना पत्थर, बलुआ, संगमरमर, जिप्सम ये सब बहुत मिलता है। तो जहाँ पे चूना पत्थर मिलेगा वहाँ पे सीमेंट के कारखाने भी लगाए जाएंगे, इसीलिए आपको जो देहरादून वगैरह में बहुत ज़्यादा सीमेंट के कारखाने मिलेंगे। साथ ही साथ शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में हमने बात की थी, चौरस घाटियाँ पाई जाती हैं जिनको दून बोला जाता है। तो 24 से 32 किलोमीटर तक की चौड़ी चौरस घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में तो दून बोलते हैं लेकिन पूरब में वहीं जाओगे तो उनको द्वार बोला जाता है, जैसे देहरादून, पाटली दून, हर की दून और कोट द्वार। तो याद रखना है कि जो पश्चिम में दून बोला जाता है उन्हीं घाटियों को, और पूरब में द्वार बोला जाता है। सबसे फेमस कौन सा है? देहरादून, जहाँ पर राजधानी भी है
उत्तराखंड की। ये बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, धान बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा उपज होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे तो जनघनत्व भी अधिक होगा। साथ ही साथ ये भूस्खलन की दृष्टि से सबसे संवेदनशील क्षेत्र भी यही है। और जबकि मध्य और लघु हिमालय जो है भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। इसको हम लोग अलग से मैप में देखेंगे। कौन कौन से जिलों में फैला है, तो देहरादून हो गया, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, तो इन रीजन में फैला हुआ है आपका शिवालिक रीजन। तो ये रही आपकी दून वैली, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में फैली हुई चौरस घाटियों को दून वैली कहा जाता है, याद रखना है। तो ये हो गया शिवालिक तक। उसके बाद आता है, ये रही आपकी दून, देख रहे हैं इधर माउंटेन रीजन, इधर बीच में एक चौरस घाटी सी है, बड़ी सी प्लेन, तो उसी को दून वैली बोला जाता है। अगला आता है भाभर। तो ये मेन फ्रंटल थ्रस्ट के साउथ में या फिर शिवालिक हिमालय के साउथ में, साथ ही साथ तराई क्षेत्र के नॉर्थ में फैली हुई एक पट्टी सी है भाभर क्षेत्र। भाभर होता क्या है एक्चुअली, जब पहाड़ों से नदियाँ प्लेन की तरफ आती हैं तो बड़े बड़े आप अपने साथ इधर फ्लो ज़्यादा होता है पहाड़ों में स्लोप की वजह से, तो साथ ही साथ बड़े बड़े पत्थर लाती हैं। जैसे यहाँ प्लेन तक पहुँचती हैं तो सबसे पहले क्या डिपॉजिट करेंगी, जो सबसे हैवी होगा तो बोल्डर जो बड़े बड़े होते हैं पत्थर, उनको डिपॉजिट करती हैं। उसी रीजन को भाभर रीजन बोला जाता है। उसके बाद तराई रीजन स्टार्ट हो जाता है, तो ये रहता है भाभर रीजन। तो यहाँ पे मिट्टी तो होगी नहीं क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होंगे, तो कृषि योग्य नहीं होगी भूमि, कृषि के लिए अनुपयोगी होगी। साथ ही साथ इसमें जो छोटी नदियाँ होंगी वो इन्हीं के बीच से बहती रहती, तो ऊपर से देख के लगेगा कि आपको नदियाँ गायब हो गई, लेकिन जैसे इधर आएंगी फिर से दिखने लगेंगी। तो बेसिकली जो छोटी रिवर्स होती हैं वो भाभर क्षेत्र में डिसएपियर हो जाती हैं। तो यहीं पे शिवालिक ख़त्म होता है। तो शिवालिक के जस्ट बाद सबसे बड़े बड़े आपको बोल्डर्स मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, तो उसको भाभर रीजन बोला जाता है। ये रहा जैसे शिवालिक से, ये रही शिवालिक, शिवालिक के बाद ये भाभर रीजन है। तो देख लो यहाँ पे रिवर डिसअपियर हो गई। वहीं तराई में फिर से देखो रीअपियर हो गई। और जैसे रिवर आगे बढ़ती है तो रिवर के जो अगल बगल का प्लेन होता है, फ्लड प्लेन्स, उसको खादर बोला जाता है। और ये उससे भी दूर जो ओल्ड होते हैं फ्लड प्लेन्स, उनको बांगर बोला जाता है। तो ये फीचर याद रखने हैं आपको। ऐसा कुछ दिखता है भाभर क्षेत्र। तो इसमें अगर छोटी रिवर होंगी तो इन्हीं के बीच से बहती रहेंगी, ऊपर से लगेगा देख के कि है ही नहीं। जैसे तराई में आएंगी तो फिर से रीअपियर होंगी। तो ये है शिवालिक आपका, और उससे नीचे शुरू हो जाएगा भाभर रीजन। तो शिवालिक का पात क्षेत्र जो पश्चिम में देहरादून से चंपावत तक फैला हुआ है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में भाभर क्षेत्र कहलाता है। जैसा कि हमने बताया कि मोटे कंकड़ पत्थर आदि अवसादों को ला करके इस क्षेत्र में जमा करता है, और छोटी मोटी नदियाँ पत्थरों कंकड़ों के कारण विलुप्त हो जाती हैं। तो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होगा, पत्थरों में कौन सी कृषि हो पाएगी। तो चंपावत से देहरादून आपको याद रखना है फैला हुआ है। तराई रीजन की बात करें तो इसी भाभर के जो साउथ में एक बेल्ट सी है, तो वही तराई रीजन स्टार्ट हो जाता है। बात भी कि ये रहा भाभर क्षेत्र और ये रहा तराई एरिया। तो देखते हैं उत्तराखंड में तराई क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो भाभर क्षेत्र के दक्षिणी एवं उत्तर प्रदेश के मैदान के मध्य 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में तराई क्षेत्र का विस्तार है। तो इसमें हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए महीन अवसादों के जमाव से हुआ है। तो ये दलदली क्षेत्र भी होता है क्योंकि पानी बहुत अधिक होता है। पानी होगा, गन्ना और धान उगाना बहुत आसान होगा, तो इस रीजन में ही खेती की जाएगी। इसीलिए जो आपको चीनी मिल मिलेंगी उत्तराखंड में तो इसी तराई रीजन में ही मिलेंगी। जैसे कि ऊधम सिंह नगर है, तो हम लोग इसको भी देखेंगे इकोनॉमी में। तो यहीं पे ज़्यादा गन्ने की खेती होगी तो वहीं पे आपको चीनी मिल भी मिलेंगी, तो वो तराई एरिया ही होगा। इसी क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ भी पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएँ क्या होते हैं, वाटर लेवल ऊपर आने की वजह से जो है अपने आप ही कुछ कुएँ जो है पानी निकालने लगते हैं। तो ऐसे रीजन को हम लोग ऐसे फीचर को आर्टिसन वेल बोला जाता है, जिनमें से खुद से पानी निकलने लगता है। तो वो आपको तराई रीजन में ही मिलेंगे। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है,
तो नमी बनी रहती है, इसलिए इसको तुरी वाला या तरी वाला भी बोला जाता है। प्रवासियों की अधिकांश जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। शहरों की बात करेंगे तो औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो तराई रीजन में आते हैं। यहाँ पे ट्राइब भी पाई जाती हैं, उनको भी हम देखेंगे। साथ ही साथ कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कवर करेंगे। तो गंगेटिक प्लेन की बात करें तो हरिद्वार का ये वाला रीजन जो देख रहे हैं ये गंगा का मैदान है। इसका निर्माण कैसे होता है? गंगा द्वारा लाए गए महीन अवसादों से हुआ है। तो इसका हरिद्वार में ही उपजाऊ बहुत अधिक होती है ये, क्योंकि कॉप मिट्टी, कीचड़, बालू ये सब गंगा के मैदान के ही फीचर हैं। यहाँ भी शुगर केन उगाया जाता है। तो उत्तर हरिद्वार में भी आपको चीनी मिल मिलेंगी। साथ ही साथ जैसे लक्सर है, रुड़की है, ये सब तराई गंगा के मैदान के ही शहर हैं। तो ये थे कुछ ज्योग्राफिकल फीचर उत्तराखंड के। हमने अभी बात की थी कि कौन सा यंगर है माउंटेन रेंज, कौन सी ओल्डर है। तो ये रहा एक टाइमलाइन ज्योग्राफी की। तो सेनोजोइक इरा को हम लोग 2 पीरियड में बांटते हैं, एक तो क्वाटरनरी और ये जो 2 हैं इनको टर्सरी में ही रखते हैं। तो टर्सरी पीरियड में ही हिमालय का निर्माण हुआ है। अब अलग अलग माउंटेन रेंज की बात करें तो ये रहा इयोसीन पीरियड, ये रहा मायोसीन और ये प्लायोसीन। तो इधर से इधर जाएंगे तो ये ओल्डर होगा, ये देख लें, और इधर होगा न्यूएस्ट। तो जो इयोसीन काल में निर्माण हुआ है वो हुआ है ग्रेटर हिमालय का या महान हिमालय। मायोसीन इपोक में कौन सा हुआ है? मिडिल हिमालय। याद रखना भी आसान है, एम से मायो, एम से मिडल। और प्लायोसीन में आपका शिवालिक रीजन जो है, तो इसीलिए शिवालिक को न्यूएस्ट बोला जाता है और ग्रेटर हिमालय जो है ओल्डेस्ट होगा। इन 3 की बात करें वैसे तो ये न्यूएस्ट ही है, टर्सरी पीरियड में बना हुआ है। तो ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है कि किस टाइम पीरियड में कौन सी माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ है। तो ये था कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड फिजिकल डिवीज़न। अगली क्लास में हम लोग बाकी फीचर कवर करेंगे, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स कौन सी हैं, पासेज कौन से हैं, और वेजिटेशन, क्लाइमेट वगैरह कवर करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।